अगर आपके ذहन में ये क्वेश्चन है कि पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सिफारिश चलती है, तो एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप ये समझते हैं कि आप पैसे दे के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई सीट खरीद सकते हैं, तो अगेन एब्सोल्युटली नॉट। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें, कान खोल कर ये बात सुन लें कि पीपीएससी में ना तो सिफारिश चलती है और ना ही पैसे चलते हैं। पीपीएससी को आपने अपने दम पर ही पास करना है। मैंने पीपीएससी में सिफारिश करवा कर भी देखा है, मैंने पैसों की ऑफर लगा कर भी देखा है, और इन दोनों चीज़ों के बगैर भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। और आप यकीन जानें कि हर दफ़ा बगैर सिफारिश के, बगैर पैसों के मेरे इंटरव्यूज़ ना सिर्फ पास हुए हैं, बल्कि मुझे 3 से 4 दफ़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किया गया, रिकमेंडेशन दी गई। तो जो सवाल सबसे पहले हमारे बहुत से कैंडिडेट्स के दिमाग में आता है, वो ये होता है कि क्या पीपीएससी में सिफारिश करवा सकते हैं आप, ख़ास तौर पे इंटरव्यू में। तो अगेन बिल्कुल भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अपने दिमाग से ये बात निकाल दें और ये सोचना छोड़ दें कि अगर आप में काबिलियत है और आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकेंगे, या इंटरव्यूअर जो हैं वो सिफारिश की बुनियाद पर लोगों को सीट देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एनटीएस, ओटीएस और इस तरह के दूसरे इंटरव्यूज़ की बात मैं नहीं कर रहा। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहा हूँ, जिसका निज़ाम इतना बेहतरीन है, जिसका सिस्टम इतना बेहतरीन है कि उसमें सिफारिश की और पैसों की कोई गुंजाइश नहीं। आपने अपनी तैयारी और अपने हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और अगर आप में कोई रस हो, अगर आप में कोई चीज़ हो और आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट पास हो, तो एक अच्छी तैयारी के बाद आप इंटरव्यू बगैर सिफारिश के और पैसों के जॉब हासिल कर सकते हैं। आज आपके साथ मैं अपना पहला इंटरव्यू शेयर करूंगा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का था। और ये 2017 की बात है कि मैंने पहली दफ़ा रिटन पास किया और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, इंटरव्यू की कॉल आई। तो उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, मालूम ही नहीं था कैसे इंटरव्यू होता है। और वो मेरा पहला इंटरव्यू जो था, वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उस इंटरव्यू देने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए और आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इंटरव्यू वाले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा, तो जब मेरी बारी आई, कमरे में दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जनाब बैठें और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जनाब मेरा नाम जवाद तारिक है, मैंने मंडी बहाउद्दीन से मेरा ताल्लुक़ है, और जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बीएस ऑनर्स कर रखा है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपने ये याद रखनी है कि जब आप अपनी तालीम का ज़िक्र करेंगे, तो वो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे, वो आपकी डिग्री के रिलेटेड करेंगे। और क्योंकि मेरी 2015 में मैंने बीएस ऑनर्स किया था और उसके बाद जनरल नॉलेज की तैयारी करता रहा, तो मैं अपनी सारी डिग्री पिछली जो है वो भूल चुका था। और जो मेरा पहला इंटरव्यू था, इसमें मुझे मेंबर्स ने धक्के नहीं दिए या मुझे उन्होंने जब चमाटे नहीं मारे, लेकिन उनका दिल कर रहा था कि वो मुझे गिरेबान से पकड़ लें। तो जब वहाँ पे पहुँचा, इंट्रोडक्शन अपना करवाया, तो उसने जो मेंबर था पीपीएससी का, उसने मेरे साथ जो पहला क्वेश्चन किया वो ये था कि आप हमें, आपके पास 1 मिनट, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन ये था कि आपके पास 1 मिनट है और आप हमें वर्ड्सवर्थ के बारे में बताएँ। अच्छा, वर्ड्सवर्थ को मैंने 4 साल पढ़ा अपनी डिग्री के दौरान। वो एक बहुत राइटर है, बड़ा इम्पोर्टेंट राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। तो ऑब्वियसली मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2 साल का तकरीबन गैप आ चुका था और मैं अपनी डिग्री सारी भूल चुका था, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो मेंबर है पीपीएससी का वो मेरे से डिग्री के बारे में क्वेश्चन करेगा। मेरे ज़हन में यही था कि जी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और एक ये चीज़ें होंगी, और इसलिए मैंने अपनी डिग्री रिवाइज़ नहीं की थी। तो उसने जब मेरे साथ पहला क्वेश्चन किया, तो उसने कहा कि जनाब आप जो हैं वो ये बताएँ वर्ड्सवर्थ के बारे में, 1 मिनट में आप हमें बताएँ। तो मैंने उन्हें सिंपली कहा कि आई डोंट नो, मुझे वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं पता। तो उसने थोड़ा हैरान हुआ मेंबर, उसने फिर मुझे कहा कि जनाब आप जो है वो वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम सुना दें। अगेन क्योंकि मैं अपनी सारी डिग्री भूल चुका था, रिवाइज़ नहीं की हुई थी, मुझे उसकी पोएम्स तो वैसे भी नहीं आती थी। तो मैंने उसे अगेन कहा कि जी सर मुझे नहीं आती। अगेन उसने कहा कि आप जो है वो वर्ड्सवर्थ की कोई पोएम का नाम बता दें। और आप यकीन करें कि मुझे उस वक़्त वर्ड्सवर्थ की किसी पोएम का नाम भी नहीं पता था। अगेन थर्ड टाइम मैंने कहा जी मुझे नहीं पता।
अगेन उसने क्वेश्चन किया, अच्छा चलें आपको वर्ड्सवर्थ का नहीं मालूम तो आप जो है वो हमें जॉन कीट्स के बारे में बता दें। अगेन मैंने कहा कि नहीं मालूम, मुझे नहीं इसका पता। उसने कहा कोई पोएम उसकी, मैंने कहा नहीं। उसने कहा जी आप जो है वो उसकी किसी पोएम का नाम बता दें, किसी राइटिंग का नाम बता दें। अगेन मैंने कहा कि मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज का एक जो तैयारी आप सब लोग जानते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो वो मैं अपनी सारी डिग्री जो मेरी थी वो मैं भूल चुका था। अच्छा ये पहले 5-6 क्वेश्चंस का जब मैंने आई डोंट नो और मुझे नहीं पता ये कहा, तो ऑब्वियसली मेरा जो इंटरव्यू था वो सारा कोलैप्स हो गया। और कोलैप्स होने के बाद उसने मुझे लिटरली कहा कि आपने ये जो डिग्री ली है, आपने नकल से ली है या डिग्री असल है या जली है? तो मैंने उसे कहा कि नहीं सर डिग्री तो मेरी असल है। उसने कहा नहीं, मैंने अगले हफ्ते जाना है और मैं बाकायदा आपकी जो डिग्री है ये मैं चेक करवाऊंगा गुजरात यूनिवर्सिटी से, और मैं वीसी को पूछूंगा कि उसने आपको ये डिग्री दी क्यों है। आपको मालूम ही नहीं है, आपने 4 साल वहाँ पे पढ़ते रहे हैं और आपको किसी भी राइटर का नहीं पता। तो मैंने उसे ऑब्वियसली जवाब दिया कि सर 2-2.5 साल का गैप आ गया, मैं जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहा था, इस वजह से जो है वो मुझे अब नहीं याद, मैं चीज़ें भूल चुका हूँ। तो अगेन फिर उसने कहा कि उसने मुझे टांट किया कि आपको इंग्लिश तो नहीं आती। अच्छा इसके बाद उसने मेरे से 3-4 सिनोनिम्स भी पूछे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे, और यकीन जाने कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मैं बहुत बुरा हूँ। तो जब उसने 3-4 ये पूछे वो भी ना आए, तो उसका दिल तो कर रहा था कि मुझे बाजू से पकड़ के वहां से निकाल देता। लेकिन अभी शायद उन्होंने थोड़ा और जज करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड जो पार्ट शुरू हुआ उसमें ये हुआ कि आपको इंग्लिश तो नहीं आती, तो क्या आपको उर्दू आती है? तो मैंने कहा कि सर अब मैं अगर ये कहता कि जनाब हाँ मुझे उर्दू आती है तो शायद वो कोई मुश्किल क्वेश्चन कर लेता, और अगर मैं कहता कि नहीं आती तो वो कहता वो कड्डो इनू बाहर ही थो आज तो बाद जे है पीपीएससी से किसी नजर भी आया थे इनू जड़ा ना लम्या पा लिया जे। तो मैंने उसे कहा कि ट्राई दे सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है उसने मुझे क्वेश्चन किया था कि 39 को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने उसका आंसर दिया, फिर उसने कहा 74 को क्या कहते हैं, इस तरह उसने 2-3 क्वेश्चन उर्दू पे किए। तो उसने मुझे ये बावर करवाया कि आपको इंग्लिश तो नहीं आती, चलें हम आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो थर्ड राउंड शुरू हुआ वो फिर जनरल नॉलेज का था। अच्छा अब जो यहाँ पे है ये थर्ड राउंड शुरू हो चुका था और उसने मुझे कहा कि अच्छा आप आज कल क्या कर रहे हैं, और मैंने उसे कहा कि जी ऑब्वियसली जीके की जनरल नॉलेज और ये वन पेपर की तैयारी कर रहा हूँ और जो पास करके भी आया हूँ, इतना तो उसे मैंने बताया कि ये मैं पास करके आया हूँ। तो उसने क्वेश्चन जो है वो मेरे से जनरल नॉलेज पे स्टार्ट कर दिए, और उसने मेरे से जो मुझे याद है उसने क्वेश्चन किया कि हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका का 16वां सदर कौन था, और मैंने उसे जवाब दिया कि अब्राहम लिंकन। और उसने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा अब्राहम लिंकन के जो टेन्योर था उसमें सबसे अहम चीज़ क्या हुई थी। वो उसे मैंने बताया कि नॉर्थ और साउथ में अमेरिका में जो एक स्लेवरी के इशू के ऊपर जो है वो सिविल वार हुई थी। और उसके बाद उसने मेरे से 1-2 कैपिटल्स पूछे और कुछ जनरल चीज़ें पूछी। अच्छा ये सारा इंटरव्यू यहाँ पे तकरीबन 5 से 7-8 मिनट में जो है वो कंक्लूड हो चुका था, और क्योंकि मैंने अपनी डिग्री रिवाइज़ नहीं की हुई थी, मुझे अपने जो मेरी जो बेसिक जहाँ पे मैंने 4 साल इस यूनिवर्सिटी में जो मैंने पढ़ा था उसके बारे में जब मुझे नहीं मालूम था, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो उसमें कुछ चांस नहीं बचे थे कि वो मुझे रिकमेंड करते। लेकिन एक चीज़ उन्होंने की कि उन्होंने मुझे 55 नंबर दिए, और 55 नंबर का मतलब ये है कि मेरा इंटरव्यू पास तो था लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं था। तो पास होने का जहाँ तक फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर आप रिटर्न के बाद इंटरव्यू में 50 से ज़ायद नंबर ले लेते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वो जो 3 चांस होते हैं वो आपके बरकरार रहते हैं। यानी कि अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया है तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा उस सिलेक्टिव जो पोस्ट के ऊपर है, वरना अगर आपका इंटरव्यू भी फेल है तो आपका एक चांस जो है उस सिलेक्टिव पोस्ट के ऊपर से आपका ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह मेरा जो चांस पहला चांस था वो ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन मुझे रिकमेंड नहीं किया गया। तो जो सबसे पहली चीज़ इस इंटरव्यू में आ जाती है वो ये आ जाती है कि यहाँ से मैंने सीखा क्या, यहाँ से मेरे पास क्या, मुझे सीखने को क्या मिला। क्योंकि जो इससे अगला मेरा इंटरव्यू था वो था जेपीओ का, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का था, लाहौर रिंग रोड पुलिस में, और उसमें मुझे 85 नंबर मिले थे और मैं गालबन तीसरे या चौथे नंबर पे था उस लिस्ट में, उस रिकमेंडेड लिस्ट में। तो वो सारा जो है वो मैंने पहले अपने इंटरव्यू से सीख कर गया था। और यहाँ पे मैंने सीखा क्या था कि सबसे पहले जो मेरी डिग्री है, जो मैंने 4 साल 5 साल जो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारे हैं, वो जो मेरी डिग्री थी मुझे उस डिग्री के बारे में मालूम होना चाहिए। तो जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, एफपीएससी के, एनटीएस के, या किसी भी अगर आप गवर्नमेंट के जो आपका इंटरव्यूज होते हैं अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो डिग्री है वो आपने रिवाइज लाजमी करके जानी है, उसके ऊपर आपके 15-20 दिन महीना लगना चाहिए। रिवाइज से मुराद ये नहीं है कि आपने जनाब सारी किताबें दोबारा पढ़नी है सारी और सारा कुछ दोबारा पढ़ना है। रिवाइज से मुराद ये है कि आपने स्किमिंग करनी है,
आपने जंप लेते जाना है और आपने जो जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं तकरीबन जो अगर आप सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आप तकरीबन 24-25 जो है वो आप पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं। तो वो जो 24-25 कोर्स हैं उनकी जो मेन थीम्स हैं, जो उसमें मेन थ्योरीज दी गई हैं या जो मेन राइटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोशियोलॉजी का अगर आपने एक कोर्स पढ़ा हुआ है एक सेमेस्टर में, तो आपको उसकी जो मेन थ्योरीज हैं जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, लिबरलिज्म है, इस तरह की जो मेन थ्योरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद उन मेन थ्योरीज के जो राइटर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं जो, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो वो जो मेन मेन चीज़ें होंगी जो आपकी कोर्स में होंगी, उनको आपने रिवाइज करके जाना है। उनके बारे में अगर आपको 1-2 मिनट बोलना पड़े तो वो आप बोल सकते हो। तो जो सबसे अच्छा ये इंटरव्यू में होता ये है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो वहां से ही बात से बात निकलती है। जैसे कि मैंने उसे बताया था कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में बीएस ऑनर्स किया है, तो उसके बाद वो सीधा मेरे इंग्लिश लिटरेचर पे उसने क्वेश्चन शुरू किए और यहाँ से ही आगे आपका इंटरव्यू डेवलप होना शुरू होता है और बात से बात निकलती है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे क्वेश्चन आपकी मर्जी के मुताबिक करता है, अगर आपको ये पता हो कि मैंने आगे बात क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप उसमें इस्लाम, आपको लगता है कि मेरा इस्लामिक स्टडीज़ का जो पार्ट है वो मेरा अच्छा है, तो आप उसमें किसी तरीके से अगर इस्लामिक स्टडीज़ की या इस्लाम की बात कर देंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यूअर इस्लामिक स्टडीज़ पे आ जाएगा। तो बेसिकली बात से बात नहीं कर रही होती है। तो जो आज की इस इंटरव्यू की सबसे अहम टिप है वो ये है कि आपने अपनी इंटरव्यू के लिए तैयार होना। वो तो ऑब्वियसली आपने क्या पहनना है, ये चीज़ें तो मैटर करती करती हैं और पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, जो आज आपको मैं एक सबसे अच्छी टिप देने जा रहा हूँ, वो ये है कि आपने जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो जो आपने डिग्री ली हुई है, खास तौर पे जो आपकी लास्ट डिग्री है, वो बैचलर्स है, वो एमए है, वो एमफिल है, वो जिस सब्जेक्ट में हो, उस सब्जेक्ट को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना है, ताकि अगर उस सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस करे, आपको क्वेश्चंस के आंसर ना भी आते हो तो आपको एक थीम पता हो कि इसकी ये थीम है, इस क्वेश्चन का ये। क्योंकि देखिए ये टिक वाला सिस्टम नहीं है कि वो आपसे पूछ रहा है जी कि वर्ड्सवर्थ कब पैदा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा वहाँ पे। वो आपसे ये पूछेंगे कि आप हमें वर्ड्सवर्थ के बारे में बताएं, या आप हमें जॉन कीट्स के बारे में बताएं, या आप हमें जॉन मिल्टन के बारे में बताएं। तो वो कभी भी आपको आपसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जनाब वो आपका जो पार्ट है वो रिटर्न में क्लियर हो चुका है, वो बात वहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब आप जब आगे जाएंगे तो वो आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब आपसे डिस्कशन होगी, आपसे बात होगी, तो उसमें वो 3-4 चीज़ें देखेंगे। वो ये देखेंगे कि क्या आप में काबिलियत है प्रेशर बर्दाश्त करने की, क्या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के मुताबिक ठीक है, और जो आपने पीछे अपनी ज़िंदगी में किया है वो आपको पता है आपने क्या किया, या आपने झांकी मारी है, आपने अपने टाइम ही बर्बाद किया। अगर आपने उनको पता लग जाए कि जनाब ने सिर्फ जो यूनिवर्सिटी में कंटीन पे ही गुजारा है सारा 4 साल और बस मतलब के याशी में ही गुजारे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपनी डिग्री को ज़रूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे पिन पॉइंट क्वेश्चन नहीं होते, डिस्कशन के होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी डिग्री रिवाइज करके जानी है। और जो सेकंड चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो उससे पहले आप जिस जिस जगह पे गए हैं, जिस जिस जगह का आपने इंट्रोडक्शन में अपने इंट्रोडक्शन में बताया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि मेरा जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है वो डिग्री की है, तो एक तो मेरा होम टाउन आ गया मंडी बहाउद्दीन, और जो सेकंड चीज़ है वो आ गई जहाँ से मैंने तालीम ली गुजरात से। तो वो मेरे से ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि जनाब आप मंडी बहाउद्दीन से हैं, तो आप हमें मंडी बहाउद्दीन के बारे में वो आपसे लाजमी क्वेश्चन करेंगे, या आपका जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बनता है उसमें से वो लाजमी क्वेश्चन करेंगे। और वो आपसे पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, वहाँ पर फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, अगर ब्यूरोक्रेट है कोई तो वो वहाँ पे कौन सा है, और उसके अलावा अगर उसकी जो हिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मंडी बहाउद्दीन की अलेक्जेंडर की जो वार है उसके बारे में, अक्सर जो भी मंडी बहाउद्दीन से कैंडिडेट्स जाते हैं उनसे वो पूछते हैं कि अलेक्जेंडर की वार के बारे में कोई ना कोई लाजमी क्वेश्चन करते हैं। या फिर जो हमारा फालिया है इसका नाम कैसे पड़ा। मेरे इवन के गाँव इसी इंटरव्यू में उसने मुझसे पूछा था कि आप हेला से हैं, तो वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है उसके बारे में बताएं। यहाँ पे हमारे हेला में एक हंजीरा नाम का जो मकबरा बना हुआ है, वो इवन के वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में भी जानते होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होती हैं, अपने जहाँ पे जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ से आपने अपनी तालीम ली है, जहाँ पे आपने अपना ज़्यादा वक्त गुजारा, वहाँ पे जो सूफी हैं, वहाँ पे जो सेंट्स हैं, वहाँ पे जो मुगल बादशाह की अगर कोई रेमनेंट्स हैं, वहाँ पे अगर कोई तारीखी चीज़ें हैं, तारीखी इमारतें हैं, या उस तारीख जो आपके ज़िले की है उसके बारे में आपने लाजमी तैयारी करके जानी है। क्योंकि वो यहाँ पे आपसे लाजमी पूछेगा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में लाजमी पूछेगा, आपके होम टाउन अगर आपका कोई गांव है और वहाँ पे अगर कोई फेमस प्लेस है, उस जैसे हमारे यहाँ पे चेलियाँ वाला बड़ा फेमस है, उसके बारे में वो ज़रूर पूछेगा।
तो ये दो जो चीज़ें हैं, ये आपने ज़रूर जो है ना वो तैयार रखनी है। तो जो मेरा ये जो पहला इंटरव्यू हुआ था, इसमें एक अच्छा इंटरव्यू नहीं था, लेकिन इसमें उसने मुझे 55 नंबर दिए थे। तो आप अंदाज़ा करें कि इस इंटरव्यू से सीखने के बाद जब मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझे उसने 85 नंबर दिए थे, और वो बड़ा लेंथी इंटरव्यू हुआ था, तकरीबन 15 से 18 मिनट का। और 15 से 18 मिनट का बड़ा लेंथी इंटरव्यू होता है, नॉर्मली 5 से 10 मिनट का जो है वो इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू लंबा हो जाए, 15 मिनट के आगे पीछे हो जाए, तो आप ज़रूर ये जान लें कि आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के, वो बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली पहले 5 से 7 मिनट में वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस बंदे को हमने रखना है या नहीं रखना। अगर पहले 5-7 मिनट में आपको फारिग कर देते हैं, तो जनाब अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अगर 5-7 मिनट से ज़्यादा इंटरव्यू हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो ट्राई कर रहे हैं, वो आपको जाँच रहे हैं कि, और चांस आपके बन रहे हैं सिलेक्ट होने के। तो इंशाल्लाह ये जो इंटरव्यूज़ की सीरीज़ है, आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मोस्टली जो है लोगों को खुद नहीं पता होता कि इंटरव्यू किस तरह का होना है। जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, यकीन जाने मैं बहुत बंदे तलाश करता रहा कि किसी से यार पता चल जाए इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या ड्रेसिंग करके जानी है, किस तरह बात करनी है। इवन कि ये इतनी कन्फ्यूजन होती है कि इंटरव्यू इंग्लिश में देना है कि उर्दू में देना है, ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों के ज़हन में होता है कि यार इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, ख़ास तौर पे अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के गए हैं, और बहुत से लोगों के ज़हन में होता है कि नहीं यार मैं उर्दू में दूँगा। तो मेरा पहले इंटरव्यू में उसने क्वेश्चन मेरे साथ जो किए थे, वो इंग्लिश में किए थे, और मैंने जवाब उनके उर्दू में ही दिए थे। लेकिन जो मेरा सेकंड हुआ था इंटरव्यू, उसमें वो दैट वाज़ टोटली इन इंग्लिश। वो एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो इंग्लिश था। तो वैसे ये ज़्यादा बेहतर रहा जाता है, अगर आप थोड़े से भी फ्लुएंट हैं इंग्लिश में, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन जाता है, क्योंकि आप जब फ्लुएंटली नहीं बोल रहे होते, थोड़ा अड़-जुड़ के बोल रहे होते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है सोचने का, अपना आंसर तैयार करने का। तो अगर आप थोड़े बहुत फ्लुएंट हैं, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आप इंग्लिश के लिए ही ऑप्ट किया करें। ख़ास तौर पे अगर वो आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा है, तो आप उसको आंसर भी इंग्लिश में करें। अगर वो उर्दू में आपको क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर आप उर्दू में ही उसको आंसर करें। तो अगेन फिर आपको बता रहा हूँ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेरे 5 इंटरव्यूज़ हुए। एक में मैंने सिफ़ारिश भी करवाई, और उसका भी आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने सिफ़ारिश करवाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इंटरव्यू मेरा रिकमेंड नहीं हुआ था। उसमें मुझे उन्होंने रिकमेंड नहीं किया था। और रही बात पैसों की, तो जो कैंडिडेट होते हैं उनको पता ही नहीं होता, 5 से 8 कमेटियाँ होती हैं किसी एक जॉब पे, जहाँ पे ज़्यादा सीटें होती हैं, और किसी को भी नहीं पता होता कि उसका इंटरव्यू किसके पास जाएगा। तो अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी आप पैसे दें, हम आपको करवा देंगे, तो उसका वो खुद उस बंदे को खुद नहीं पता कि आपका इंटरव्यू किस मेंबर के पास जा रहा है, किस कमेटी के पास जा रहा है। तो ये, और आपको, और इवन के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि उनके पास कौन से कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो इस तरह कोई ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसमें कोई पता नहीं चलता आपको कि आपका इंटरव्यू किसके पास जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका इंटरव्यू किसके पास जाएगा, तो आप पैसे किसको देंगे। तो सिफारिश भी इसी तरह, अगर आपको पता ही नहीं कि आपका इंटरव्यू कौन सा मेंबर ले रहा है, तो आप कैसे सिफारिश करवाएंगे, क्योंकि मेंबर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, आप हर एक मेंबर को तो सिफारिश नहीं करवा सकते। तो इसी तरह बिल्कुल जो है ना, ये जहन से निकाल दें, ये आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई सिफारिश चलती है, या यहाँ पे कोई, मैंने देखे है जब हम बैच, मेरे जितने बैचमेट है, किसी ने आज तक नाम नहीं लिया कि उन्होंने कोई सिफारिश करवाई है या उन्होंने कोई पैसे दिए। कई मेरे बैचमेट हैं, उनके उनके डिफरेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी गए हैं और पेपर दे के, तो किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसे दिए हैं या उन्होंने कोई सिफारिश करवाई है। तो ये टोटली जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ये टोटली आपने जो है ना अपने सर पे करना है। और अगर आप में थोड़े बहुत चीज़ें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वो ज़रूर आपका जो है वो इंटरव्यू पास होगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे डिग्री रिवाइज़ करना, अपने होम टाउन के बारे में पता होना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये 4 से 5 इंटरव्यूज़ जो मेरे हुए हैं, इनकी पूरी सीरीज़ जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो आप देखेंगे कि कैसे जो है वो मैंने अपने पहले इंटरव्यू से सीखा, और फिर जब मैं दूसरे इंटरव्यू में गया, तो फिर कैसे मुझे 85 मार्क्स मिले, और मुझे रिकमेंडेशन मिली। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से, जो ग्लोबल नेक्सिस है, जो पूरी दुनिया का एक जो नेक्सिस है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो सारे हम जो है वो इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे। उससे आपकी बहुत बेहतर तैयारी रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स पे लाज़मी कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में भी आता है, और उसके अलावा इंटरव्यू में भी लाज़मी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से मुतल्लिक होता है, और उसके ऊपर आपकी ओपिनियन जो है वो बेसिकली पता करते हैं। तो अच्छा हाँ, या क्योंकि ये डिस्कशन होती है, तो उसमें आपका रवैया क्या होना चाहिए, ये इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।